मेथड की तरफ। जो हमारे थर्ड मेथड है, जो हमारे पास थर्ड मेथड है, उस थर्ड मेथड को देखते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। इसमें फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व किया गया है। आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, ऑर्डर नंबर, और आपके पास रिवर्स कर देना है, 5 साल का ही है तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला निकालना चाहो तो फॉर्मूले सारी वैल्यू गिवन है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पहले साल का डिप्रिसिएशन फॉर्मूला होता है CI माइनस CS, ऊपर ब्रैकेट में क्या होता है n माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू जब हमने पुट किया सारी वैल्यू, तो पहले साल का जो डिप्रिसिएशन आया वो आया 3,33,334 रुपये। ये पहला डिप्रिसिएशन है सम ऑफ द ईयर मेथड से। एक साल के बाद जो बुक वैल्यू आएगी वो इनिशियल जो कॉस्ट थी माइनस फर्स्ट साल का डिप्रिसिएशन, इनिशियल कॉस्ट इतनी थी, पहले साल का डिप्रिसिएशन इतना आया, इतना अमाउंट हो गया। D2 निकालना है हमारे पास। D2 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, तो हम सबसे पहले क्या करें, D2 निकालें। D2 में क्या करेंगे, n की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिप्रिसिएशन इतना आया। तो B2 की किसकी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, पहले साल की बुक वैल्यू माइनस उसमें से दूसरे साल का डिप्रिसिएशन घटा दें तो वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। सिमिलरली D3 निकाल दिया, D4 निकाल दिया, B3 निकाल दिया, B4 निकाल दिया, और लास्ट में हमारे पास B5 आएगा। इस केस में जो B5 आएगा वो एग्जैक्ट उसके बराबर आएगा जैसा जितना कि हमारे पास सेल्वेज वैल्यू गिवन है या स्क्रैप वैल्यू गिवन है, उतना हमारे पास उसके बराबर ही ये अमाउंट आता है। फोर्थ मेथड हमारे पास होता है जिसको आज ही हमने डिस्कस किया था, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में आपको एनुअली सिंकिंग फंड निकालना पड़ता है। तो आपको पता है एनुअली सिंकिंग फंड होता है CI माइनस CS, या जिसको S बोलते हैं, I/1 प्लस I/8। तो ये सारी वैल्यू है, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास जो सिंकिंग फंड अमाउंट एनुअली आ रहा है वो आ रहा है 1,70,456 रुपये। अब इसमें आपके पास बताया था मैंने एक और फॉर्मूला कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा जाएगा, जैसे अगर DM की वैल्यू पूछी जा रही है तो वो M क्या है कि किस पर्टिकुलर ईयर में पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस I पे पावर m माइनस 1। पहले साल के लिए पूछा जा रहा है तो D की वैल्यू तो सेम रहेगी, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0, और 0 की पावर पूरा का पूरा पावर 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा भी अमाउंट हो। तो पहले साल का अमाउंट ये आ जाएगा। फिर बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इनिशियल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन घटाए तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे साल इसमें D2 पुट करें तो M की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस जो इसकी वैल्यू आ रही थी इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। सिमिलरली D3 आ जाएगा, D4 आ जाएगा, B3, B4, और आप जब लास्ट में इस मेथड को भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 100 × 10⁻3। तो जो भी आपके पास कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के थ्रू गो थ्रू होना है। अगर उसमें अभी भी कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट हो, पांचों के पांचों मेथड कैलकुलेट कर दिए थे, इसमें अगर कहीं भी डाउट है तो वो डाउट मेरे से पूछ लेना। अब इसके बाद जो आखिरी मेथड है, आखिरी मेथड सब क्या है, आखिरी मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें क्या बोला गया था, क्वांटिटी सर्वे मेथड में अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें एक टेबल दिया गया था, इसमें बोला गया था अगर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर 0 से 5 साल के बीच में है तो डिप्रिसिएशन 0 होगा, 5 से 10 साल के बीच में होगा तो 0.5% डिप्रिसिएशन होगा, बाकी इसके बेसिस पे टेबल गिवन है। जो हमारा ये क्वेश्चन था, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, डायरेक्टली दिया है कि 5 जो कितना है 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर 5 ईयर्स के लिए है तो फिर अगेन हम टेबल देखें कि 5 ईयर्स के लिए डिप्रिसिएशन कितनी बोली गई थी, तो 5 ईयर्स के लिए डिप्रिसिएशन बोला गया था, एनुअल डिप्रिसिएशन 0 है। तो कहीं ना कहीं हम पांचवें मेथड में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसा हमें टेबल गिवन था कि 0 से 5 ईयर के बीच में डिप्रिसिएशन 0 होता है, तो इस केस में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा और हमारी आंसर जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकल था वो ऑल मेथड से न्यूमेरिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ हमारे पास 1-2 टेक्निकल टर्म्स आते हैं, उन 2 टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे क्या क्या होते हैं। पहला होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है या लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कभी कभी रियल लाइफ में बहुत बार सुनने को आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी देने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिलता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या मेंशन है कि एनी प्रॉपर्टी विच इज इन द कंप्लीट प्रोफेशनल ऑफ द ओनर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे के पूरी तरह से किसके कब्जे में हो, ओनर जो मालिक है उस मालिक के कब्जे में होती है, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी।
द ऑनर कैन यूज दिस प्रॉपर्टी इन एनी वेज ही लाइक्स। जो ऑनर होता है, जो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है, उसी के कब्जे में है और वो उस प्रॉपर्टी पे जो चाहे खेती करना चाहे खेती करे। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहा है, मल्टी स्टोरेज बना है, उसमें गड्ढे खोदना है, गड्ढे खोदे, उसकी जो मर्जी है वो मर्जी से काम करेगा, तो वह उसको कहलाती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अभी देखो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो किसानों से ज़मीन प्रॉपर्टी, या तो एक होता है पूरी तरह से खरीद लेना और एक होता है कि लीज पे लेना। लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली कि कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको क्या किया जाता है, किसी पर्सन को अब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा है। लीज का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हो सकता है कि उसने कुछ ईयरली बोला हो कि हम इतना ईयरली चार्ज देंगे, या मंथली बोला हो मंथली चार्ज देंगे। किसको देंगे, फ्री होल्डर को। और देन द प्रॉपर्टी इज टर्म एज लीज प्रॉपर्टी। अब वो ओनर के बस में नहीं रहा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। सपोज कि 2 लाख रुपए हम महीने लेंगे, तो अब जो लीज पे ले लिया उसके अंडर वो पूरा का पूरा चला गया। अब ये ओनर अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं कर सकता। तो लीज क्या होता है, इंडिया में जो लीज दिया जाता है वो 9 साल से लेकर 99 साल के बीच में बनता है बॉन्डिंग। 1-2 साल का लीज नहीं बनता है। इंडिया में अगर कोई लीज लेता है तो कम से कम 9 ईयर और मैक्सिमम 99 ईयर के लिए होता है, इन केस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के केस में है तो। फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास मोर्टगेज लोन। क्या होता है, आप प्रॉपर्टी दिखा के और उस पर लोन निकाल रहे हो, तो वो लोन आपके पास कहलाता है मोर्टेज लोन कहलाता है। तो मोर्टेज लोन भी समझ में आ गया होगा कि मोर्टेज क्या होता है, कि द लोन विच इज बीइंग रेज बाय द ऑनर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी को दिखा के, या ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी को बैंक में जमा करके, प्रॉपर्टी के कागज को, और आप क्या कर सकते हो, लोन निकालते हो, वो होता है आपके पास मोर्टगेज लोन। सिंकिंग फंड के बारे में डिस्कस कर ही लिए हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही लिया है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, ये चीज़ें भी डिस्कस कर चुके हैं। ईयर पर पेज क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अब लास्ट में आता है कि आपके पास एक टर्म्स आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है, ध्यान देना। एन्युटी का मतलब ये हुआ कि आपने जो लोन लिया था मोर्टगेज, उसका आपके पास इंस्टॉलमेंट कितना आया साल का। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड, कि आप कितना जमा कर रहे हो हर साल, चाहे लोन की बात करो चाहे इंस्टॉलमेंट जो है आपके पास सिंकिंग फंड का है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है, वो आपके पास एन्युटी कहलाता है। अब रिपेयर की बात करें तो रिपेयर सबको पता है रिपेयर क्या होते हैं। जो रिपेयर का अमाउंट होता है वो 1 से लेकर 1.5% में जाता है, अगर मंथली रेंट के बराबर। इन तीनों में से कोई भी एक कंसीडर किया जाता है। क्या क्या हो सकता है, 1 से 1.5% मंथली रेंट के बराबर हो सकता है, 10 से 15% ऑफ ग्रॉस इनकम के बराबर हो सकता है, या 1 से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बराबर हो सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्जेस भी होते हैं। बस याद रखना है अमाउंट कितना होता है, तो 5 से 10% के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है मैनेजमेंट में जैसे लिखा हुआ कि सम स्टाफ ही रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग ऑफ, तो जैसे स्वीपर्स की जरूरत पड़ती है, लिफ्टमैन की जरूरत पड़ती है, गार्ड की जरूरत पड़ती है। अब इनका जो कॉस्ट होता है वो 5 से 10% ऑफ द ग्रॉस इनकम के बराबर होता है। अब जो छोटा सा और टॉपिक है, ये है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जिसको हम कल पढ़े। ये हमारे पास 4 से 5 मेथड हैं, टोटल थ्योरी है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो इस किस तरीके से किया जा सकता है, ये टाइप्स बोल सकते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। बाकी हमारे पास हमने इस टॉपिक में डिस्कस कर ही लिया है कि कौन कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पज ऑफ व्यू से कितने कितने तरह के हमारे पास किए जा सकते हैं। डिटरमाइन करने के, डेप्रिसिएशन के, कैलकुलेट करने के मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला जो है वो है हमारे पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की, कौन कौन से पर्पज से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। तो एक होता है डेप्रिसिएशन मेथड, जिसके बारे में डेप्रिसिएशन निकाल के हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन के मेथड हैं ये, अभी हमने जो पढ़ा था वो डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ा था। वैल्यूएशन जो करेंगे वो कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे, अगर प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, या रेंटल बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टाइम ओवर हो चुका है। बाकी अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, ये पूरे के पूरे नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा।